पाकिस्तान से अपना प्यार पाने भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल आ चुका है। देश की राजधानी से सटे नोएडा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेस वे के पास रबुपुरा कुछ दिनों पहले तक एक सामान्य कस्बा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये चर्चित गांव बन चुका है। इसकी वजह है हिंदुस्तान की सरहद के उस पार पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ आई पाकिस्तानी बहू। महज 5वीं तक पढ़ी हुई सीमा हैदर नाम की ये महिला अविश्वसनीय तरीके से कराची, नेपाल और दिल्ली होते हुए यूपी के इस कस्बे में सचिन मीणा के पास पहुंच गई। ये पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले पबजी गेम से। रबुपुरा कस्बे का सचिन कोविड से पहले एक परचून की दुकान पर काम करता था। कोविड काल में दुकानें बंद हो गई तो उसका काम भी चला गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वो पाकिस्तान में रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे। सचिन, ओ सचिन, ये क्या तू सारा दिन मोबाइल फोन पर लगा रहता है? इधर आ। हेलो, जरा रुकना, शायद माँ बुला रही है। हाँ, कोई नहीं, तुम पहले उनकी बात सुन लो, लेकिन जल्दी आना, मैं ऑनलाइन ही हूँ। बस 2 मिनट। कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ बेटा, तू सारा दिन फोन पर लगा रहता है। अरे माँ, जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम तो जानते ही हो, आजकल घर से बाहर तो कोई काम मिल नहीं रहा, इसीलिए मोबाइल पर काम कर रहा हूँ। थोड़ी देर मुझे बुलाना मत, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। हो गई माँ से बात? हाँ, बस ऐसे ही पूछ रही थी कि फोन पर क्या कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, और अपने बारे में बताओ, कौन कौन है तुम्हारे घर में? मैं, मेरे शौहर और मेरे 4 बच्चे। अच्छा, तो तुम शादीशुदा हो, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू, मुझे अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर। ऐसे ही सीमा और सचिन एक दूसरे से बात करते थे, गेम चैट पर भी बातें करते थे। रोजाना 3-4 घंटे वे गेम खेलते और एक दूसरे से बात करते। अच्छा, तो तुम्हारे शौहर सऊदी अरब में रहते हैं, पर तुम अकेले कैसे रहती हो? हाँ, जबरदस्ती की शादी तो ऐसी ही होती है। कोरोना जब से आया है, मैं तो बस मोबाइल पर टिकटॉक देख लेती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ। तुम्हें पता है सचिन, पहले मैं कैंडी क्रश गेम खेलती थी, फिर मुझे पबजी गेम के बारे में पता चला। मैं बोर होती थी, मेरी सारी सहेलियां पबजी खेलती थी, तो मैंने भी पबजी खेलना शुरू किया, तभी तुम मिल गए। अच्छा रुको, मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाती हूँ। बच्चों, इधर आना, ये देखो तुमसे कौन बात कर रहा है। सीमा ने सचिन को अपने 4 बच्चों से वीडियो कॉल पर मिलवाया। इस बीच दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई। सचिन उससे मिलकर सांत्वना देना चाहता था। इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में आपस में बात की कि कैसे तमाम बाधाओं के बीच भी भारत में रहने वाला लड़का पाकिस्तान में रह रही लड़की से मिलता है। इसलिए उन्होंने भी सभी कठिनाइयों के बीच मिलने का फैसला किया। सचिन, मैंने काफी कोशिश की है, पर मुझे भारतीय वीजा नहीं मिल रहा, अब हम कैसे मिलेंगे? तुम चिंता मत करो, अब जल्दी ही मैं तुमसे नेपाल में मिलूंगा। इसके बाद सीमा ने काठमांडू की फ्लाइट ली। इधर सचिन भी बस में निकल चुका था। दोनों काठमांडू पहुंच गए। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। 1 हफ्ते तक वे काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फोटो खिंचवाई और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किए। इसके बाद वो पाकिस्तान लौट गई और भारत जाने की प्लानिंग में लग गई। करीब 12 लाख रुपए में सीमा ने वो घर बेच दिया जो उसके नाम था। इसके बाद वो काठमांडू से वैन में बैठकर पोखरा गई और वहाँ से दिल्ली के लिए एक बस में बैठ गई। क्या नाम है तुम्हारा? जी, वो मेरा नाम सीमा है। पति और बच्चों के नाम? जी, पति का नाम सचिन मीणा। सीमा ने बस कंडक्टर को अपने पति के ठाकुर और खुद को ठकुराइन होने की बात कही। इसके बाद कंडक्टर ने कुछ नहीं पूछा और वो दिल्ली पहुँच गए। कश्मीरी गेट से जेवर के लिए बस ली और रबुपुरा में फलीदा कट पर उतर गए, जहाँ सचिन उनका इंतजार कर रहा था। बड़ी मुश्किल से आई हूँ, मुझे पता है कैसे रास्ते बदल बदल कर आना हुआ है। मैं तो बहुत घबरा गई थी कि कहीं कोई पहचान न ले। अरे, मेरी ठकुराइन को कोई कैसे पहचानेगा? आखिर मेरी पत्नी हो तुम। सच्चा प्यार करते हैं हम दोनों। सच्चा प्यार करने वालों को कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने सारी तैयारी कर ली है, घर के पास ही एक कमरा ले लिया है। तुम मालिक को बता देना कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम बुलंदशहर की हो। सचिन ने सीमा को सब कुछ समझा दिया और फिर सीमा और बच्चों को मकान मालिक से मिलवाया। इसके बाद वे करीब 1.5 महीने तक साथ रहे। दिन में सचिन परचून की दुकान पर काम करता था, शाम को माँ के घर पर रहता और रात को सीमा के पास आ जाता था। अच्छा, तो तुम यहाँ नई रहने आई हो? कहाँ की हो तुम? जी, मैं बुलंदशहर से हूँ। अच्छा, कोई भी काम हो तो बताना, मैं पड़ोस में कई सालों से रह रही हूँ। जी जरूर। इसी दौरान सीमा का पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से परिचय हो गया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ
लेकिन फिर उसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता होने लगी। सुनो, तुम कुछ जल्दी इंतजाम करो। कब तक हम बच्चों के साथ यहाँ ऐसे रहते रहेंगे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी खराब हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैंने बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात की है। वो हमारी भारतीय शादी के लिए तैयार हो जाए बस। और फिर जून के महीने में सचिन ने बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात की, लेकिन जब वकील ने सीमा के दस्तावेज देखे तो उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर वकील दंग रह गया। सीमा, लगता है पुलिस को हमारे बारे में शक हो गया है। उस वकील ने पुलिस को फोन कर दिया है। अब हमें यहाँ से भागना होगा। क्या अब हमारा मिलना कैसे होगा? सचिन, अगर हम दोनों को तुम्हारे लोगों ने अलग कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सचिन और सीमा घबरा रहे थे। अगले दिन रबुपुरा की अंबेडकर नगर कॉलोनी में जब तक पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंचती, वो दोनों बच्चों को साथ लेकर उससे पहले ही वहां से निकल चुके थे। पलवल के रास्ते में पुलिस ने उन्हें बल्लभगढ़ में पकड़ लिया। 2 दिनों तक पूछताछ के बाद सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल को पुलिस ने पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। बच्चे भी जेल में सीमा के साथ ही रहे। हालांकि एक दिन बाद सीमा और सचिन को जमानत मिल गई। जज ने उन्हें कहा कि वो अपना पता न बदलें और देश न छोड़ें। इसके बाद सीमा सचिन के घर ही रहने लगी। पाकिस्तानी बहू लाने पर सचिन के घर वालों ने भी उसका साथ दिया। सीमा, कोई कुछ भी कहे, आज से तुम मेरी बहू हो और तुम इसी घर में रहोगी, मेरी सचिन की पत्नी बनकर। माँ जी, आपने मुझे कबूल करके मेरी आधी चिंता दूर कर दी। मेरे बच्चों को आप सबका प्यार मिल गया। इधर सीमा को सचिन और उसके परिवार वालों ने जब अपना लिया, अपनी बहू मान लिया, तो उधर जब सीमा के पति गुलाम हैदर को उसके भारत में होने की खबर मिली तो वो परेशान हो गया। तमाम लोग सीमा और सचिन का इंटरव्यू लेने के लिए सचिन के घर पहुंचे। सीमा जी, जैसा कि आप दोनों कह रहे हैं कि आप दोनों का प्यार सच्चा है, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो उस पर आपका क्या कहना है कि आप यहीं रहेंगे या फिर आपके पति जिस तरह से कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान वापस आना चाहिए? वो जो मर्जी कहें, अगर मैं वापस लौटी तो वहाँ के लोग मुझे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। अब मैं इनकी यानी सचिन जी की पत्नी हूँ। मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है और जैसा सरकार चाहेगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं भले ही यहाँ की जेल में रह लूंगी, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो सीमा का कहना है कि वो पूरी तरह से सचिन की पत्नी बनकर यहीं भारत में रहना चाहती है। सचिन जी, आपका इस पर क्या कहना है? मैं तो बस इतना कहूंगा कि मैंने अगर सच्चा प्यार किया है तो सीमा से किया है, और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सीमा है तो मैं हूँ। बहुत से न्यूज चैनल, अखबार सीमा और सचिन के प्रेम की कहानी के बारे में बता रहे हैं, पर अभी तक की जानकारी के अनुसार जो भी उनकी कहानी मिलती है उससे तो यही लगता है कि सीमा और सचिन ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार सीमा को एटीएस ने ग्रेटर नोएडा स्थित सचिन के घर से हिरासत में ले लिया है। सीमा के साथ ही उसके 4 बच्चों और सचिन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार है, उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है। जबकि इससे पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। सच जानने के लिए यूपी एटीएस जांच कर रही है। सीमा की मोबाइल डिटेल्स की भी दोबारा जांच की जा रही है। नोएडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सचिन के परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि सीमा भारत में एक पाकिस्तानी बहू के रूप में रहेगी या फिर अपने मुल्क पाकिस्तान वापस लौट जाएगी। सिमरन पढ़ने में बहुत ही होशियार और समझदार लड़की थी। वो बचपन से ही क्लास में अव्वल आती थी। स्कूल में सभी सिमरन की बहुत तारीफ करते थे। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण उसके माता पिता भी उसकी हर डिमांड को पूरी कर देते थे। सिमरन की एक ही सहेली थी मीनल, जो उसके पड़ोस में रहती थी। दोनों साथ ही स्कूल जाती थी। एक दिन स्कूल जाते वक्त, अरे सिमरन, आज तूने फिर लेट कर दी। तू क्लास में अव्वल आती है इसलिए तुझे टीचर कुछ नहीं बोलती। आज तो वो पक्का मुझे पनिशमेंट देंगी। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा, हम दोनों क्लासरूम की खिड़की से जाकर सीट पर बैठ जाएंगे। ये देख मेरा नया फोन। वाह, तुम्हारा पर्सनल फोन? यहाँ तो मुझे हर साल अपनी दीदी की पुरानी स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाना पड़ता है। ये फोन तुम्हारा भी तो है। आखिरकार हम दोनों बचपन से फ्रेंड्स हैं। कल पूरी रात मैं इसके फीचर्स देखती रही। मीनल और सिमरन बातें करते करते स्कूल पहुँच जाती है और चुपके से क्लासरूम के पीछे वाली खिड़की से घुसने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर दोनों को पकड़ लेती है और लेट आने की वजह से टीचर दोनों को क्लास से बाहर कान पकड़कर खड़ा कर देती है। सिमरन, तुम पढ़ाई में अच्छी हो लेकिन तुम्हें स्कूल के और भी रूल्स फॉलो करने चाहिए।
डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। सॉरी टीचर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। सिमरन और मीनल के सामने वाली क्लास से दो लड़के क्लासरूम के बाहर कान पकड़कर खड़े थे। अरे क्यों दिल छोटा कर रही है? सिर्फ हम दोनों ही क्लासरूम के बाहर थोड़ी है, सामने उन लड़कों को देख। हाय गर्ल्स, आप लोग भी क्लास में लेट आई थी क्या? हाँ, ये टीचर भी ना स्कूल में पढ़ाने आती है या बच्चों को पनिशमेंट देने? मैंने तुम्हें स्कूल में पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने भी कुछ दिनों पहले स्कूल में एडमिशन लिया। धीरे धीरे रॉकी और सिमरन में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना फोन नंबर दे देते हैं। दोनों हमेशा साथ में घूमते हैं। स्कूल के बाद भी साथ में वक्त बिताते हैं। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त सिमरन अपने मोबाइल से किसी को टेक्स्ट कर रही होती है। अरे यार, तू भी ना हमेशा इस मोबाइल में ही लगी रहती है। अरे वो स्टैंडर्ड 11 वाला रॉकी है ना, उसने मुझे क्या मस्त जोक भेजा है। तूने रॉकी को अपना नंबर क्यों दिया? वैसे भी वो दूसरे स्कूल से आया है। इस बार हमारा 10th क्लास है। वो मेरी थोड़ी स्टडीज में हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ तू उससे थोड़ा दूर रहा कर। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉकी काफी अच्छा लड़का है। अगले दिन सिमरन क्लास में बैठकर फोन चला रही थी, तभी उसे टीचर पकड़ लेती हैं। ये क्या है सिमरन? आजकल तुम्हारे मार्क्स वैसे भी पहले से बहुत कम हो गए हैं और तुम क्लास में बैठकर मोबाइल चला रही हो। मुझे मजबूरन तुम्हारी मम्मी को कंप्लेंट करना पड़ेगा। सॉरी टीचर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, वरना मम्मी मेरा फोन छीन लेंगी। प्लीज मम्मी को मत बताइएगा। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैं माफ कर रही हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। गर्मी की छुट्टी का वक्त आ जाता है। सिमरन और रॉकी स्कूल के बाद कुछ टाइम साथ में गुजारने का प्लान करते हैं। अरे यार मीनल, तू आज अकेली घर चली जा। अगर मेरी मम्मी तेरे घर पर कॉल करे तो बोल देना मैं तेरे घर पर ही हूँ। लेकिन तू कहाँ जा रही है? मैं रॉकी से मिलने जा रही हूँ। ये सही नहीं है, तुम्हें स्कूल से सीधा घर जाना चाहिए। तुम मेरे से जलती हो क्योंकि स्कूल में सभी मुझे इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी सिमरन के फोन पर रॉकी का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। सिमरन रॉकी से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ काफी अंधेरा होता है। सिमरन रॉकी को आवाज देती है, रॉकी कहाँ हो तुम? रॉकी पीछे से आकर उसे भूख कर डरा देता है। ओह रॉकी, तुम भी ना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या तुम भी बच्चों की तरह डर गई? रॉकी और सिमरन साथ में पिज्जा खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं और एक पिक्चर देखते हैं। कल से गर्मी की छुट्टी हो जाएंगी, हम लोग 2 महीने तक नहीं मिल पाएंगे। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बताना है तुम्हें? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी। तुम भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सिमरन और रॉकी साथ में वक्त बिताते हैं और कब दोनों अपनी हदें पार कर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अगले दिन से स्कूल की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। रॉकी और सिमरन एक दूसरे से मिल नहीं पाते। कुछ दिनों बाद सिमरन को उल्टियां होने लगती हैं और सिर चकराने लगता है। सिमरन को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। तब वो मीनल को सारी बात बताती है। क्या किया सिमरन तूने? मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे मना करने के बाद भी रॉकी के साथ वक्त बिताया। तू चिंता मत कर, कल से स्कूल खुल रहा है। तू पहले रॉकी से जाकर बात कर। अगले दिन सिमरन जाकर रॉकी से बात करती है, उसे सारी बात बताती है। तुम्हें याद है उस दिन हम तुम्हारे घर पर मिले थे, हमारे बीच? वो तो मेरा सबसे खूबसूरत दिन था। हमारे साथ में बिताए गए वो पल मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या बोल रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम रॉकी? ये सब हमने साथ में किया था। ठीक है, रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रॉकी वहाँ से चला जाता है। सिमरन रोते हुए मीनल के पास जाती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रॉकी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। वो मुझसे नफरत करने लगा है। मुझे पता था वो लड़का कुछ ऐसा ही करेगा। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मुझे लगता है हमें किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए। नहीं, ये बात किसी को नहीं बताना, वरना सब मुझ पर हंसेंगे। अगले दिन रॉकी सिमरन को एक गोली लाकर देता है। ये लो, ये गोली खा लेना, इसके बाद इस परेशानी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन रॉकी, इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? चुपचाप से गोली खा लो और मेरा पीछा छोड़ दो। इसके बाद से ना तो मुझे कॉल करना, ना ही कोई मैसेज। सिमरन वो गोली खाकर जाकर अपनी क्लास में बैठ जाती है। तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तुझे क्या हो गया सिमरन? आंखें खोलो।
इसके मुंह पर पानी छिड़कने के बाद भी इसे होश नहीं आ रहा है। लगता है कोई सीरियस इशू है। टीचर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, प्लीज आप किसी को मत बताइएगा। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम लोगों को सही राह दिखाना मेरा काम है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिना झिझक के मुझे सारी बातें बताओ। मीनल डर कर टीचर को सारी सच्चाई बता देती है। टीचर सिमरन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ उसका अच्छे से चेकअप करवाती है। कुछ देर बाद सिमरन को होश आ जाता है। टीचर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी तबीयत खराब होने के पीछे कुछ और वजह है। मुझे मीनल ने सब बता दिया है। इस उम्र में बच्चे नादानी करते हैं, लेकिन तुमने जो किया है वो छोटी बात नहीं है। इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। आप प्लीज किसी को कुछ नहीं बोलिएगा। ऐसे बिना जाने कोई मेडिसिन लेना खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें किसी बड़े से एडवाइस लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो मिस, मैं बहुत घबरा गई थी। लेकिन तुम्हारे साथ जिसने ये किया है, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। टीचर रॉकी को स्कूल से सस्पेंड करवा देती है और उसके फाइनल एग्जाम देने पर भी रोक लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए टीचर, मैं ऐसी गलती फिर कभी भी नहीं करूंगा। तुमने एक लड़की के साथ जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। तुम्हें सिमरन से माफी मांगनी चाहिए और अब इस गलती को सुधार कर इसका पश्चाताप भी तुम्हें ही करना होगा। मुझे माफ कर दो सिमरन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं घबरा गया था। मैं तुम्हें प्रॉब्लम में छोड़ के चला गया। टीचर सिमरन को लेकर उसके माता पिता के पास जाती है। देखिए सर, मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो आपको बहुत धैर्य रखकर सुननी होगी। अक्सर बच्चे कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें पछताना पड़ सकता है। आप क्या कहना चाह रही हैं टीचर? हमारी बेटी से कुछ गलती हुई है? वो दरअसल बात ये है कि वो आपकी बेटी सिमरन प्रेग्नेंट है। ये सब करने स्कूल जाती हो तुम? मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा बेशर्म लड़की। रुक जाइए सर, अब ऐसे समय में आपको इन बच्चों का साथ देना होगा, वरना ये जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी और ये नादानी में कोई गलत कदम ना उठा ले। टीचर बड़ी समझदारी से सारी बात सिमरन के मम्मी पापा को समझाती है। अब हमें क्या करना चाहिए? इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी सिमर बहुत छोटी है, इसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। हमें इस बच्चे का मिसकैरेज करवा देना चाहिए। मैंने डॉक्टर से बात की है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर सिमरन की फैमिली और टीचर मिलकर उस बच्चे का मिसकैरेज करवा देते हैं। थोड़े दिनों बाद सिमरन बिल्कुल ठीक हो जाती है। सिमरन के मम्मी पापा भी उसकी गलती के लिए उसे माफ कर देते हैं। अब सिमरन और मीनल की फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है। सिमरन मीनल से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। मीनल, मैंने तुझे भला बुरा कहा, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। ये तो मेरा फर्ज था। दोस्त अगर दोस्त के काम ना आए तो मैडम दोस्ती कैसी? अब थोड़ा हंस भी दे। आज से हम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और कभी भी